दे से नेग्लिजेंस कैन बी द कॉज ऑफ डेथ, यानी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। तो क्या 12 जून की दोपहर अहमदाबाद में जो कुछ हुआ वो नेग्लिजेंस था? क्या अहमदाबाद के आसमान में मौत बनकर टूटी एयर इंडिया 171 फ्लाइट की वजह से 265 से ज्यादा जानें इसलिए गई कि विमान में कोई खराबी थी? क्या विमान के पायलट ने कोई चूक की, या फिर विमान का इंजन फेल हो गया था? इन सवालों का जवाब शायद ब्लैक बॉक्स में बंद है, लेकिन इस हादसे ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। और उसकी वजह सिर्फ यह हादसा नहीं है। जरा आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए। और ये लोकसभा के आंकड़े हैं। लोकसभा में पिछले साल खुद सरकार ने माना कि भारत में हर महीने करीब 19 उड़ानें तकनीकी खराबी की वजह से प्रभावित हो जाती हैं। साल 2024 का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। 2024 में इस वजह से 229 उड़ानों पर असर पड़ा। इसमें सबसे ज्यादा 105 इंडिगो की फ्लाइट्स और 55 एयर इंडिया की फ्लाइट्स थी। जिस देश में एविएशन इंडस्ट्री लगातार उछाल पर है, जिस देश में एविएशन इंडस्ट्री इस समय दुनिया में चौथे नंबर पर है, और जल्द ही जो देश अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर इंडस्ट्री पहुंचाने वाला सपना देख रहा है। हर दिन जहां 5 लाख से ज्यादा लोग 813 विमानों में सफर कर रहे हैं, और जब हम सिंगापुर और दुबई की तरह हवाई सफर का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें उन सख्त और तल्ख सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने होंगे, जो हमें कुछ समय के लिए तो असहज कर सकते हैं, लेकिन जो सपना हम देख रहे हैं विकसित भारत 2047 का, उसे साकार करने में जरूर मदद मिलेगी। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी और उनके जवाब आपसे साझा करूंगी, और यह भी बताऊंगी कि आखिर इस हादसे की संभावित वजह क्या थी और हमें इससे क्या सीखने की जरूरत है। हमारे घर पे कोई एक आदमी भी नहीं आया और रिपोर्ट भी नहीं किया। ये खाना तो खा लिया था, बस पानी पी के हाथ धो के वो जल्दी निकल गया। इतने में ही घटना हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फैक्ट बाहर आना चाहिए कैसे हो रहा है ऐसा। मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फादर मदर थे। अब आप इन तस्वीरों और लोगों के चेहरों पर नजर आते इस दुख को देखिए, और इस दुख के पीछे वजह वो हादसा है जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। सिर्फ एक मिनट पहले जो लोग सेल्फी खींच रहे थे, सिर्फ एक मिनट पहले जो लोग लंदन जाने के सपने संजो रहे थे, उड़ान भर रहे थे, सफर के लिए रवाना हो चुके थे, वो इस एक हादसे के बाद दुनिया को अलविदा कह गए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री तक विजय रूपाणी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। भारत में विमान हादसों का वो काला अध्याय है ये, और मैंने और शायद आपने भी अपने जीवन में बड़े बड़े हादसे देखे हैं, लेकिन ऐसा हादसा शायद ही देखा। इसे आज हम सबको सबक लेने की जरूरत है। डॉक्टरों का इतना कुछ किया है आज हमारे लिए, इतना करो कि बस मेरे भतीजे और मेरे मम्मी को मिला दो। हम वही मेस में ही काम करते हैं, खाना बनाने का। हम टिफिन सर्विस का करते हैं। अब कहते हैं जीवन क्षणभंगुर है, यानी क्षण भर में खत्म हो जाने वाला, और मौत निश्चित है जिसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन इस जीवन और मौत के बीच एक और चीज है जो अपने आप में किसी पहेली से कम नहीं है, और वो है भगवान का चमत्कार। इसी एयर इंडिया की फ्लाइट में
ये जो एयर इंडिया का विमान जो दुर्घटना के बाद मलबे में तब्दील हो गया, उसमें एक यात्री ऐसा था जो मौत से आंखें मिलाकर वापस लौट आया। उस यात्री का नाम है रमेश कुमार विश्वास, जो इस फ्लाइट में 11A नंबर की सीट पर बैठा था। और रमेश सिर्फ मौत को मात देकर नहीं आया, बल्कि हादसे की आंखों देखी भी उन्होंने बताई। लेकिन विमान में सवार बाकी के 241 लोगों के साथ रमेश की तरह चमत्कार नहीं हुआ। बोइंग का सबसे सुरक्षित विमान कहलाने वाला 787-8 ड्रीमलाइनर महज 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और उसके बाद पायलट 3 बार मे डे सिग्नल भेजता है, यानी उसको प्लेन में खराबी की जानकारी महसूस होती है, फिर वो जानकारी आगे बढ़ाता है और 3 बार मे डे कहता है और फिर विमान सीधे जमीन पर आ गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। हादसे के वक्त विमान को सुमित सबरवाल उड़ा रहे थे। उनके साथ को पायलट क्लाइव कुंदर थे और 10 क्रू मेंबर भी मौजूद थे, जो 241 के आंकड़े में आते हैं। विमान के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल के पास 8,200 घंटे का अनुभव था। उनके को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1,100 घंटे का उड़ान अनुभव था। लेकिन जब विमान का सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ तो यह अनुभव भी हादसे को टाल नहीं सका। और यह हादसा सिर्फ एक विमान की बात नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अहमदाबाद में जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसको लेकर बोइंग बड़े दावे करती थी। ड्रीमलाइनर मॉडल के इस विमान को सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। बोइंग ड्रीमलाइन 787-8, जिसे साल 2011 से दुनिया भर की एयरलाइंस ने इस्तेमाल किया जा रहा था, और यह विमान हाईटेक सेफ्टी फीचर से लैस है और इसीलिए फेमस भी है और इससे पहले कभी क्रैश नहीं हुआ। 787 ड्रीमलाइनर की कुछ खासियत पर नजर डालते हैं कि ये क्यों इतना खास माना जाता था। विमान का निर्माण अमेरिका बोइंग कंपनी ने किया, जिसकी पहली कमर्शियल उड़ान साल 2011 से शुरू हुई। कंपनी इसके 3 वेरिएंट बनाती है, जिसमें 787-8, 787-9 और 787-10 शामिल। इसमें अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से 242 से 318, 242 से 318 यात्री तक बैठ सकते हैं और इसकी रेंज 14,010 किलोमीटर तक है, जबकि क्रूजिंग स्पीड लगभग 903 किलोमीटर प्रति घंटा तक की होती है और इस विमान की उम्र करीब 50 साल बताई जाती है। बोइंग कंपनी के मुताबिक मई 2025 तक उसे 787 ड्रीमलाइनर के दुनिया भर से 2,137 ऑर्डर मिल चुके हैं और जिसमें से अभी तक 1,189 विमानों की डिलीवरी भी की जाती है। और बोइंग कंपनी का कहना है कि उनका 787 ड्रीमलाइनर विमान हर उस तकनीक से लैस है जो उसको सुरक्षित विमान बनाता है, लेकिन तमाम सेफ्टी फीचर्स मिलाकर भी इस विमान को मौत का सामान बनने से कोई नहीं रोक सकता, ना इसका तकनीक, ना इसके तकनीक से भरे फीचर्स। अब जो बोइंग विमान अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ है, वो पहले भी कई बार सवालों के घेरे में आ चुका है। बोइंग के मुताबिक उनका ये विमान पहले कभी किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब बोइंग का 787 के कई बड़े हादसों को दावत दे चुका। 10 जनवरी 2025 को कतर एयरवेज की फ्लाइट में खामी नजर आई। जब दोहा से उड़ान भर रही थी ये बोइंग 787 विमान डेनमार्क की ओर जा रहा था, तभी हवा में अचानक से विमान 850 फीट तक नीचे गिर गया। उस वक्त विमान की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से इसको संभाल लिया गया। इसी तरह 23 जनवरी 2025 को यूनाइटेड एयरलाइंस का विमान 175 फीट 175 फीट तक नीचे गिरा और उस हादसे में 6 यात्री घायल हो गए थे। असल में दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश होता है तो उसमें सबसे बड़ी वजह उड़ान भरने से पहले विमान की सही जांच न होना मानी जाती है और इस प्रक्रिया को प्री फ्लाइट चेक कहते हैं।
जिसमें विमान की पूरी तरह से जांच की जाती है और ये परीक्षण अलग अलग चरणों में कई बार होता है। इस दौरान पायलट या को पायलट खुद विमान के चारों तरफ जाकर विमान के हर हिस्से का निरीक्षण करता है और इसमें लैंडिंग गियर, इंजन इनटेक, दरवाजों की बाहरी पैनल, सब कुछ चेक होता है मल्टीपल टाइम्स। और इसके बाद कॉकपिट चेक किया जाता है। इसमें पायलट और को पायलट मिलकर फ्लाइट कंट्रोल, फ्यूल लेवल, कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटो पायलट सिस्टम, जीएसपी, अलार्म और वार्निंग सिस्टम की जांच करते हैं। पूरा ये प्रोसेस है, एक एक तरीके से इसकी जांच होती है, मल्टीपल लेयर होती है जांच। उसके फ्यूल चेक किए जाते हैं और फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मौसम की जानकारी ली जाती है, जिसमें मौसम कैसा है, आने वाले समय में कैसा रहेगा, हवा की गति कितनी है और किस तरफ है। और इस सब के बाद फ्लाइट को रनवे पर उतारने की इजाजत मिलती है। और आखिर में जब विमान रनवे की तरफ बढ़ता है तब ब्रेक, स्टीयरिंग, ग्राउंड मोमेंट सिस्टम की भी जांच की जाती है और उसके बाद फाइनल टेक ऑफ की इजाजत मिलती है। इस सब के दौरान अगर विमान में जरा सी भी गड़बड़ी का शक होता है तो टेक ऑफ को टाल दिया जाता है। यह विमान भी इतनी सारी प्रक्रिया और जांच से होकर गुजरा है और फिर टेक ऑफ किया गया। लेकिन बावजूद इसके उड़ान भरते ही विमान में खराबी आई और ये क्रैश हो गया। 13 सेकंड, महज 13 सेकंड। और ये पहला मौका नहीं है जब कोई विमान इस तरह से हादसे का शिकार हुआ हो, बल्कि विमानों के हादसे की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और इस तरह की दिल दहलाने वाली दुर्घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। उदाहरण के तौर पे 7 अगस्त 2020 को कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान के उतरते वक्त विमान रनवे से फिसला और एक घाटी में गिर गया। इस हादसे में विमान 2 हिस्सों में बंट गया और विमान में सवार 190 लोगों में से 2 पायलट समेत 21 लोगों की जान चली गई और 110 लोग घायल हुए। ठीक इसी तरह 22 मई 2010 को कर्नाटक में खाई में विमान गिरा। एयर इंडिया की ये फ्लाइट दुबई से कर्नाटक आई थी, जो मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसल गई और हादसे में 158 यात्रियों की मौत हो गई। वैसे ही 17 जुलाई 2000 को अलायंस एयर की फ्लाइट 7412 बिहार के पटना में घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इसमें 6 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 5 जमीन पर थे। वैसे ही 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी में यह बड़ा हादसा हुआ। यह अब तक का सबसे बड़ा प्लेन हादसा हुआ, जब सऊदी फ्लाइट 763, बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 बीच हवा में टकरा जाती हैं और इस हादसे में कुल 349 लोगों की मौत हो जाती है। ये भारत में हुए कुछ ऐसे विमान हादसे हैं जिनके बाद हमें उनसे सबक लेने की जरूरत थी और सिस्टम में बड़ा सुधार लाने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ मानक भी तय किए गए हैं, जिसके तहत पायलट लाइसेंसिंग की बात करें, उड़ान योग्यता, विमान रखरखाव समेत कई तरह के नियम बनाए गए हैं। इनके हिसाब से सभी विमानों को उड़ान से पहले उनकी उड़ान योग्यता के लिए निरीक्षण और प्रमाणित यानी सर्टिफाई किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि विमान सुरक्षित और परिचालन योग्य है हर उड़ान से पहले। और इसी तरह पायलट्स के लिए भी उड़ान भरने के लिए लाइसेंस हासिल करना, जिसमें अलग अलग जो तरह के विमान हैं उन विमानों के लिए कई तरह के लाइसेंस शामिल हैं। डीजीसीए पायलट्स की परीक्षा और जांच आयोजित करता है और पायलट्स को लाइसेंस देता है कि वो योग्य हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। साथ ही विमानों को नियमित रूप से रखरखाव के लिए जांच की जानी चाहिए और उनकी मरम्मत का पालन
डीजीसीए से निर्धारित नियमों के मुताबिक किया जाना चाहिए। ये सब गाइडलाइंस हैं, लेकिन खुद डीजीसीए का मानना है कि तेजी से आगे बढ़ रहे भारत के एविएशन सेक्टर को नए और योग्य पायलट्स की जरूरत है और तकनीक की। डीजीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2030 तक करीब 10,000 से ज्यादा पायलट्स की जरूरत होगी। अकेली एयर इंडिया को ही लगभग 5,800 नए पायलट्स की दरकार है। लेकिन फिलहाल जमीन पर सच्चाई यह है कि कई फ्लाइट्स को कम अनुभव वाले को पायलट्स के हाथ में दे दिया जाता है, उनके साथ उड़ाया जा रहा है। इस हादसे में को पायलट की कुल फ्लाइंग एक्सपीरियंस सिर्फ 1100 घंटे थी। जब तेजी से उड़ानें बढ़ाई जा रही हैं और उतनी ही तेजी से कुशल पायलट ना मिल रहे हों, तब क्या हम एक बड़े रिस्क की ओर आगे बढ़ रहे हैं? तो मेरा सवाल वही है कि आखिर जान से खिलवाड़ कौन कर रहा है? 12 जून को 265 घरों के चूल्हे ठंडे पड़े रहे। 140 करोड़ लोगों के गले से निवाला नहीं उतरा। देशवासियों की आंखें नम हो गई, घबरा गए। आप और हम डर गए ये सोच के कि क्या अगली उड़ान भरें या नहीं। हादसे में जान गंवाने वालों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा रोम रोम कांप उठता है। महज 40 डिग्री में जब हम बाहर निकलते हैं आज मई जून के महीने में, तो हमारा शरीर झुलसने लगता है। हम परेशान हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, तो सोचते हैं कि अभी नहीं निकले घर से बाहर। हम घरों से बाहर निकलना कम कर देते हैं। एसी की ठंडी हवा के सिवा राहत का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। लेकिन 12 जून को दोपहर 1:40 पर लोग झुलस गए, ज्यों के त्यों झुलस गए, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें किसी भट्टी में फेंक दिया गया। हम लोग 40 डिग्री टेम्परेचर में भी गर्मी गर्मी चिल्लाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस दिन उस वक्त वहां लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के लगभग का टेम्परेचर तापमान वहां पर था। 2000 डिग्री सेल्सियस। विमान में मौजूद 125 लाख लीटर फ्यूल की वजह से, और वो भी कोई आम पेट्रोल नहीं, विमान का फ्यूल ब्लास्ट हो जाता है। 2000 का टेम्परेचर हो जाता है और विमान गिरने के साथ ही आग का गोला बन जाता है। वो लोग ना सोच सकते होंगे, ना सोच पाए होंगे, ना समझ पाए होंगे, और सब कुछ जो जिस हाल में था उसी हाल में झुलस गया। वो तस्वीरें ऐसी हैं, ना हम आपको दिखा सकते हैं और ना उसकी कल्पना किसी को भी हो पाएगी। उनकी अकड़ी हुई बॉडी मेस के अंदर, जो बच्चे खाना खा रहे थे, पानी का गिलास यूं पड़ा रह गया, कोयले में तब्दील हो गई। उनकी डेड बॉडी देखकर कलेजा कांप उठता है। और इसीलिए आज एक बार फिर सवाल खड़े हैं। एक बार फिर मैं ये सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि ये झुलसे हुए जिस्म मुझे सोने नहीं दे रहे। उनके परिवारों की चीख मेरी नींद उड़ाए हुए है और मैं ये समझना चाहती हूं कि आखिर किसकी गलती से एयर इंडिया का ये विमान आग का गोला बन गया। क्या एयर इंडिया प्रबंधन, क्या पायलट, या फिर विमान बनाने वाली बोइंग कंपनी? और बोइंग क्यों? अब वो भी समझ लीजिए कि बोइंग क्यों। एक समय था जो बोइंग कंपनी अपनी इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। इसकी बेजोड़ तकनीक का कोई साहनी नहीं था, लेकिन फिर 1997 में बोइंग ने मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मर्जर किया, और जिसके बाद यह कंपनी भी धीरे धीरे मुनाफे के लिए समझौता करने लगी, ऐसा दावा किया था। 15 इंस्पेक्शंस होते थे, जो हम बता रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, उड़ान भरने से पहले कितने इंस्पेक्शंस होते थे। 15 इंस्पेक्शंस की जगह सिर्फ एक क्वालिटी इंस्पेक्शन ने ले ली, और इस इंस्पेक्शन के लिए किसी तरह का दस्तावेज नहीं दिए जाते थे। यानी
इस इंस्पेक्शन में अगर कोई खामी पाई गई तो उसे लिखित में नहीं दिया जाता था। फिर अपने राइवल एयरबस से मुकाबले के लिए बोइंग ने अपने 737 के डिजाइन पर नए भारी और फ्यूल एफिशिएंट इंजन लगा दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्लेन का नोज ऊपर की ओर चला गया। इससे निपटने के लिए बोइंग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया, MCAS। इस नए सॉफ्टवेयर की वजह से पायलट की इजाजत के बगैर प्लेन का नोज खुद नीचे चला आता है और पायलट को पता भी नहीं चलता। लेकिन दावा किया जाता है कि बोइंग ने इसकी जानकारी तक किसी को नहीं दी, ताकि पायलट की ट्रेनिंग का खर्च ना हो सके। नहीं तो नई तकनीक, बदलाव तो पायलट की ट्रेनिंग। और इसके नतीजे से बोइंग कंपनी को तो फायदा हुआ, लेकिन कंपनी के इस फीचर की वजह से अक्टूबर 2018 में जकार्ता से चला बोइंग का एक प्लेन क्रैश कर गया। बताया तो यह भी जाता है, दावा किया जाता है कि बोइंग को पहले दिन ही इस हादसे की वजह पता चल गई, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी और हादसे की जिम्मेदारी पायलट के सिर मढ़ दी। लेकिन फिर 5 महीने बाद इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट भी इसी तरह से हादसे का शिकार हुई तो जांच हुई, जिसमें बोइंग की इस खामी का पता चला और बोइंग के उन विमानों को उड़ने से रोक दिया गया। हालांकि बाद में बोइंग ने अपनी कमी भी सुधारी, FAA अप्रूवल भी लिया, पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो बात निकल कर आई वो ये थी कि अपने मुनाफे के लिए कंपनी किसी भी तरह का समझौता कर सकती। तो अब सवाल ये है कि क्या इस बार भी विमान की ऐसी किसी ही खामी का खामियाजा इंसानी जिंदगी को उठाना पड़ा है और उनके परिवार को अब पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा? आज हर देशवासी इसी सवाल का जवाब चाहता है। देश वो सच जानना चाहता है ताकि कल कोई मेडे ना हो, कल कोई और विमान आग का गोला ना बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हादसे के बाद अहमदाबाद पहुंचे। हादसे के एकमात्र सर्वाइवर से मुलाकात कर उनका हाल भी जाना। लेकिन प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ लोगों को आप पर विश्वास है। अब मैं आपसे गुहार लगाना चाहती हूं कि मोदी जी, आपकी छवि दूध का दूध, पानी का पानी कर देने वाली। तो इस बार ये जो हादसा हुआ है उसके बाद सिर्फ जांच न हो, सच फाइलों में ना छुपा रह जाए। इंक्वायरी के बाद जो सच है वो सिर्फ कागजों में ना रहे। हादसे का सच भी सामने आए और उस पर प्रॉपर एक्शन भी लिया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि वो तारीख थी 12 जून 2025 की, जब हिंदुस्तान में आखिरी बार कोई प्लेन क्रैश हुआ था। वो तारीख थी 12 जून 2025 की, जिसके बाद देश में एविएशन सेक्टर बदल गया। वो तारीख थी 12 जून 2025 की, जब हम विमान हादसे की वजह से आखिरी बार रोए थे। उम्मीद करते हैं इस बार ऐसा ही होगा। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे देश दुनिया की बाकी खबरों से। तब तक के लिए बने रहिए भारत 24।